जय गुरु जी। आज फिर मुझे आपके साथ सत्संग करने का सौभाग्य मिल रहा है। आज मैं आपको अपने छोटे बेटे के बारे में बताऊंगा। वो तो इंजीनियर है, पर वो शेयर ट्रेडिंग का काम करता है। इंसिडेंटली वो हमसे बहुत बाद में जुड़ा है गुरुजी से। उसे गुरुजी से एक बहुत बड़ी कंप्लेंट थी। कहते हैं आपके गुरुजी सब कर देते हैं, आपको जो प्रॉब्लम हो, हेल्थ, फाइनेंशियल, इसका उसका, वो उसका सोल्यूशन ही नहीं, पर वो आपको स्पिरिचुअली एडवांस नहीं कर दिए, वो आपको रब तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिखाते। बहुत बाद में उसने रियलाइज, जब आप यहाँ उनके पास आ ही गए हो तो और रब तक पहुंचने का रास्ता वो क्या दिखाएं आपको। आज वो हमसे भी ज्यादा गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ है। वो इंजीनियर है, पर वो कहता था मैं किसी के अंदर वंदर नहीं काम बैठा था, स्पिरिचुअली काफी एडवांस था। वो शेयर ट्रेडिंग का काम करता था। गुरुजी को जानी जाए, सब जानते हैं। एक दिन उससे पूछते हैं तू क्या करता है? इसने बताया। कहते हैं नहीं, ये काम बंद कर दे, तू नौकरी कर। रात को इसको गुरुजी ने कहा एम्पायर स्टेट में। अगले दिन से इसने ये काम तो बंद कर दिया, पर इसने नौकरी के लिए कहीं अप्लाई नहीं किया। वो नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं था। 6-8 महीने बीत गए। एक दिन फिर गुरुजी उससे पूछते तू क्या करता है? कहता गुरुजी अभी तक तो नौकरी मिली नहीं। जी नहीं कहता कि मैंने नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया। कहता गुरुजी अभी तक तो नौकरी मिली नहीं। गुरुजी कहते हैं 10 दिन में मिल जाएगी। उस 10 दिन में से 8 दिन बीत गए। इसने कहीं अप्लाई भी नहीं किया, कहीं से कोई 1% उम्मीद नहीं है। 8वें दिन शाम को इसको किसी प्लेसमेंट एजेंसी से फोन आता है, भाई साहब आपने 2-3 साल पहले कोई नौकरी के लिए अप्लाई किया था, अब अभी तक इंटरेस्टेड हो नौकरी में? कहते हैं हाँ जी। कहते हैं कल सुबह 11 बजे फलान जगह पे इंटरव्यू के लिए आ जाना। हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर गुड़गांव में। ये 11 बजे वहां गया और शाम को अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके आ गया। ये है हमारे गुरुजी। अगर कहा है 10 दिन में नौकरी मिल जाएगी तो 9वें दिन तो मिल सकती है, 11वां दिन नहीं हो सकती। उसको नौकरी मिल गई, उसने यहाँ ज्वाइन कर दी। कुछ टाइम बाद इसका ट्रांसफर चंडीगढ़ हो गया। अब मैं उसकी का बता, उसकी शादी कैसे हुई। वो कहता था मैं तो सारा दिन बैठ के मेडिटेशन करूंगा, मैं तो शादी वादी नहीं करनी, कोई लड़की मुझे समझ पाएगी नहीं, मैं क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करूं, मैं बैठा मेडिटेशन करूंगा, वो बोर हो जाएगी। पर आपको पता है शादी करना या बच्चों का होना ये तो हमारे कर्म जिनसे होते हैं वो कटवाने पड़ते हैं। तो गुरु जी को कुछ और ही मंजूर था। अब मैं बताता हूं उसकी शादी कैसे। एक भाटिया अंकल आंटी हैं, उनको अब तो खैर भाटिया अंकल नहीं रहे, वो रोहिणी में रहते थे। उनको कोई बेटा नहीं, 2 बेटियां। बड़ी बेटी मैरिड, वेल सेटल्ड इन यूएसए। छोटी बेटी यहाँ माँ बाप के साथ रहती है। उसने भी काम किया। एक दिन गुरुजी इसके सपने में आती हैं, बेटी तू आगे क्या करने का सोच रही है? कहती है गुरुजी मैं BEd करूंगी। गुरु कहते नहीं, BEd नहीं, तू M.Com कर। उसने M.Com के लिए अप्लाई किया, उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन भी हुआ। उसने कॉलेज से पूछा भाई साहब यहाँ कोई सेकंड लिस्ट निकलती है? कहते हैं जी आज तक तो उस कॉलेज में सेकंड लिस्ट निकली नहीं कभी, अगर आपकी किस्मत होगी तो इस साल निकल जाएगी, वैसे आज तक कभी नहीं निकले। और उसको मन में था कि जब गुरुजी ने कहा है कि M.Com कर तो एडमिशन तो वो दिलाएंगे ही। इस उम्मीद से वो चुप करके बैठ गई। बार बार कॉलेज में फोन करती। जुलाई खत्म हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एंड ऑफ अक्टूबर में ये बार बार फोन करती, वही स्टेरियोटाइप रिप्लाई मिलता। एंड ऑफ अक्टूबर में एक बार इसने फिर फोन किया, भाई साहब को सेकंड लिस्ट निकलने की उम्मीद है? जवाब मिला हाँ जी लिस्ट बन रही है, कल सूर्या के नोटिस बोर्ड पे देखा कोई 50-60 की लिस्ट लगी हुई है, सबसे ऊपर इसका नाम। इसने वो ज्वाइन किया, M.Com कर लिया और सोन इनफ गुरुजी की कृपा से इसकी नौकरी मिल गई। एक दिन फिर गुरुजी इसके सपने में आते हैं, कहते हैं तेरी माँ के मेरा से खा जाती है मेरी शादी वास्ते। उन्होंने कहा तो फिक्र ना कर, तेरी शादी मैं करवाऊंगा, तेनों हीरे वर्गा मुंडा देंगा।
ये सोरे उठी, उसके मम्मी से पूछिए, मम्मी आपका गुरुजी का सिर खा जाते हो मेरी शादी के लिए? कहती है, नहीं बेटी ऐसी बात तो नहीं है, पर हाँ माँ बाप से तो शादी की फिक्र होती है ना। तो कल तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारी शादी डिस्कस कर रहे थे, तो हमने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप भी कुछ कृपा करो। कहती है, ये जवाब दिया है गुरुजी ने, अब तू चुप करके बैठ जा। अब मैं बताता हूं उसकी शादी कैसे हुई। 14 मई 2007, जिस दिन जहां तक मुझे पता है लास्ट टाइम गुरुजी बड़े मंदिर में आए थे, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। उन दोनों बड़े मंदिर में बहुत काम चल रहा था, बहुत सेवादार होते थे साथ। मैं भी था, मेरी आंटी थी, बाटिया अंकल, उनकी आंटी। हमारी जैसे सेवा खत्म हुई, जाने लगे, सामने गुरुजी देखा, अरे गुरुजी की गाड़ी आ रही है। अब वो आ रहे हो तो कौन जाने का, किसका जाने का मन करेगा। हम सब भी वापस आ गए। गुरुजी फ्रंट लान में बैठे, एक पुरानी चेयर या चारपाई के ऊपर, और संगत नीचे बैठ गई। बड़े जावेल मूड में हंसी मजाक एक एक संगत से बात कर रहे। कुछ देर के बाद एक सेवादार को भेजे, जा तो भाटे अंकल आंटी ने बुला के लिया। वो कहीं सेवा कर रहे थे, उनको बुला के लिया। अरे खुश हुए जी, बैठे। गुरुजी ने भाटे अंकल से बात शुरू की। बात क्या करते, सवाल भी खुद पूछते और जवाब भी खुद देते। हाँ तो आप न्यू इंडिया एचआरओ कंपनी में काम करते थे? हाँ जी गुरुजी। वहां से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया? हाँ जी गुरुजी। ले, एक वेला मैं बैठा सी, एक और वेला आ गया। कहाँ रहते हो? रोहिणी में? हाँ जी गुरुजी। वो जो मॉल है उसके पीछे? हाँ जी गुरुजी। वो जो कोर्ट है उसके नजदीक? हाँ जी गुरुजी। लाइक दैट बातें चल रही थी। इधर एक सेवादार दूसरे को बोलता है, यार देखो ना गुरुजी इससे कैसे बातें कर रहे हैं, जैसे सालों बाद कोई दो बड़े जिगरी दोस्त मिले हों और मेमोरीज रिकॉल कर रहे हैं। यार मुझे तो 1 साल हुआ है यहाँ आए, गुरुजी ने कभी एक अक्षर मेरे से बात नहीं की। वो अंकल कहता है, इस अंकल को यहाँ आए 5 साल हुए हैं और गुरुजी आज पहली बार इससे बात कर रही है। नोट करने की बात है, पहली बार बात कर रही है, पर उसके बारे में इनको सब पता है। कुछ देर के बाद एक और सेवादार को भेजे, जा तो जेठरा अंकल आंटी को बुला के लिया। हम भी आए जी, बैठे बड़े खुश। गुरुजी ने मेरे से ज्यादा बात नहीं की, मेरे से वैसे भी वो बातचीत करते रहते थे, उस दिन ज्यादा नहीं की। कुछ देर के बाद हमें कहते हैं भाटिया अंकल आंटी के लिए ये बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हें कहते हैं हमारे लिए ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी बेटी और इनका बेटा आपस में शादी करनी बात कर। जैसे मैंने आपको बताया बेटे का ट्रांसफर जो बना, बेटी अभी नौकरी करती है, वो उसकी इतनी जल्दी छुट्टी नहीं होती, वो ऑफिस में अपने बैठी है। यहाँ उनकी शादी फिक्स हो गई। घाटे अंकल और आंटी तो बड़े खुश, यहाँ जी बेटी की शादी फिक्स हो गई है, जो होनी चाहिए था। हम आए घर, जाके बेटे को फोन किया, मुझे शादी नहीं करनी। हमने कहा भैया देखो हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती गुरुजी से बहस करने की, पर गुरुजी ने ये शादी फिक्स कर ली है। वो जनाब वहां से छुट्टी लेके यहाँ आ गया गुड़गांव कि मैं गुरुजी को बोलूंगा कि नहीं जी मुझे शादी वादी नहीं करनी। 27 मई 2007, जिस दिन लास्ट टाइम गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में संगत की थी जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, संडे का दिन था। लगभग 3 बजे हमें लैंडलाइन पे फोन आता है। मेरी आंटी उठाती है, पूछती आप कौन बोल रहे हैं? मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। हाँ जी गुरुजी। गुरु कहते हैं आज तुम सब लोग एम्पायर स्टेट आ जाओ। तब तक एम्पायर स्टेट में रूल हो गया था कि आप हफ्ते में 1 दिन जा सकते थे, और हमारा दिन फ्राइडे, हम फ्राइडे को होके आए थे। तो वो गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी हमारा तो फ्राइडे दिन है, हम तो परसों होके आए हैं। गुरु कहते हैं नहीं नहीं आप सब लोग आ जाओ। हम तो समझ गए क्यों बुला रहे हैं कि गुरुजी ने शादी फिक्स की है और बेटा मान नहीं रहा, आज तो अच्छी खासी डांट पड़ जाएगी। यार हम गए शाम को, वहां पर कोई बात नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। उस दिन मोतीचूर के लड्डू थे, गुरुजी ने लड्डू रखा, सारी संगत को एक 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 लड्डू दिया। मेरे बेटे को 2, बाटिया अंकल की बेटी को 2।
इसके बाद अनाउंस किया, आप दोनों की शादी हो गई, आपको फेरे डालने हैं तो डाल लो, नहीं डालने तो वो भी नहीं डालो, शादी हो गई। पर उन्हें पता है ना हम कैसे लोग हैं, हम तो फेरे डालेंगे। तो कंडीशन 25 लोग आपकी तरफ से, उससे एक ज्यादा नहीं होना चाहिए, और संगत से किसी को नहीं बुलाना। संगत को तो मैंने मिठाई बांट दी ना इनकी शादी। अब मेरे लिए, हमारे लिए इतना प्रॉब्लम हो गया। मुझे 7 भाई बहन है, मेरी आंटी को 4 भाई बहन, कईयों के उनमें से बेटा बहू बेटी दामाद भी हैं। अब जैसे मुझे 3 भाई हैं, 3 भाई और 4 बहनें, उनमें से 2 ब्रदर्स की उस डेट को डेथ हो चुकी थी। एक है जो दिल्ली में रहता था, वो गुरुजी को नहीं मानता था। तो मैंने उसको बोला, भैया शादी में या तुम और तुम्हारी मिसेस आएंगी या तुम्हारा बेटा। पर चारों नहीं। जैसे तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आ रही, तुम्हारा एक भाई बचा है उसको भी ऐसे इनवाइट कर रहे हो। मैंने कहा हाँ भैया मैं तो ऐसे ही इनवाइट करूंगा। फिर हमने वो शादी की। अच्छा, 4 दिन बाद गुरुजी ने ये चोला छोड़ दिया। हमने जुलाई में गुरु पूर्णिमा के दिन को शादी की, और शाम को इन लोगों ने बड़े मंदिर में आके ब्लेसिंग्स दी। अब मैं आपको इनके बच्चे का बताता। कुछ टाइम बाद इनको गुरुजी का आदेश आया कि आप अपनी फैमिली का, इन्होंने प्लान किया। गुरुजी चाहती हो इनको बचाओ, वो कैसे नहीं होगा। बहुत जल्दी मेरी बहू ने कंसीव किया। हमें जब वो एक्सपेक्टिंग थी, हमें गुरुजी से बहुत क्लियर इंडिकेशंस मिले कि उसको लड़का हो। हमने ओपनली अनाउंस कर दिया सबको, कोई अल्ट्रासाउंड टेस्ट वो करवाने की जरूरत नहीं थी। गुरुजी कहते हैं तो वो तो होना ही है। सबको बोल दिया जी इसको बेटा होगा। यहां तक कि मेरी बहू ने उसकी जो सिस्टर यूएस में रहती थी उसको भी बोला, दीदी सब कपड़े लड़कों के बनाना, मुझे मत। डिलीवरी हुई हमारे घर के पास, उनकल हॉस्पिटल है गुड़गांव में। मेरी आंटी वहां थी। डॉक्टर आई बाहर, पूछती है निधि जित्रा के साथ है। मेरी आंटी ने कहा हाँ मैं, ये मुझे पता है, हाँ हाँ लड़का हुआ है। वो कहते हैं नहीं लड़की हुई है। ये दंग रह गई। गुरुजी की इंडिकेशन कैसे गलत हो सकती है? अनहर्ड ऑफ, अनथिंकेबल। पर कुछ कर नहीं सकते। 15-20 मिनट के अंदर भाटिया आंटी को किसी अननोन संगत का फोन आता है जिसको वो जानती नहीं है। बधाई हो, तुम्हारी बेटी को बेटी हुई है। अगेन शी वाज शॉक्ड। एक तो इतना जल्दी, अभी तक सिर्फ भाटिया अंकल आंटी और जेतरा अंकल आंटी के सिवा और किसी को पता नहीं था कि डिलीवरी हो चुकी है। हाँ होने वाली है, आज भी हो सकती है, 2 दिन बाद भी हो सकती है। इवन हमारे बेटों को हमने अभी तक नहीं बताया था कि डिलीवरी हो गई है। इसको कैसे पता चला? और दूसरा, सबको हमने कहा था बेटा होगा, ये कह रही है तुम्हें बेटी हुई। तो नेचुरली उसने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम? क्या किया जी, रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे और मुझे दिखाया कि इसको बेटा होगा। वो बेटा बड़ा होके एकदम हिप्पी टाइप, ऐसा नालायक, इतनी लंबी दाढ़ी, इतने लंबे बाल, बैठा हुआ है, समझ नहीं आए क्या करें। माँ बाप दोनों सिर पे हाथ देके बैठे हैं, कह रही यार हम तो आप हंस गए, कैसा बेटा मिला है, हम ना जी सकती है ना मर सकती। इसलिए मैंने उसको बेटी, मैं बेटा तो किसी को भी दे देता हूं, बेटी बहुत भाग्यशालियों को देता है। ये है हमारे गुरु। गुरु जी वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, और उन्हें हमसे बहुत ज्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कौन सी चीज कब देनी है, क्या देना है क्या नहीं देना। मैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता, और बाकी 10% अब से वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगताऊंगा। और वो इसलिए कि आपका सब जन्म के लिए अकाउंट क्लियर हो जाए, तभी आप मोक्ष के हकदार बन सकते हैं। इसीलिए अगर वो सुख देते हैं तो खुश होइए, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। अगर जो आपको चाहिए वो नहीं दे रहे, नौकरी है, प्रमोशन है, बच्चा है, कोर्ट केस है, और कोई भी प्रॉब्लम है, वो नहीं सॉल्व कर रहे, आपको प्रॉब्लम में रख रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, वो भी उनका शुक्रिया अदा कीजिए।
वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, आपको मोक्ष का हकदार बनवा रहे हैं। इसीलिए शब्द आता है, सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनाओ। उन्हें कुछ भी देने में देर नहीं लगती, मुश्किल नहीं होता है, पर वो कहते हैं मैं आपको वो नहीं देता जो आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है, मैं वो देता हूं जो आपके लिए अच्छा होता है। और उन्हें मुझसे बहुत ज्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कौन सी चीज कब देनी। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको ईयर 2000, मेरा जो सबसे छोटा भाई था वो 50 का भी नहीं था, उसको निमोनिया हुआ था। निमोनिया तो बहुत छोटी सी बीमारी है, आराम से लोग ठीक हो जाते हैं। उन दिनों में हम गुरुजी से बात करते थे, उनको बताते थे। मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी मेरे छोटे भाई को निमोनिया हुआ है। कहते हैं उन्हें जानते। मैं ऐसा चुप हो गया, समझ। मैंने कहा मेरे बेटे को इतना लाइलाज कैंसर हुआ था, गुरुजी ने उसको सिर्फ कल्याण टीका कह के कैंसर ठीक हो गया, इसको छोटा सा निमोनिया हुआ है, गुरुजी कहते हैं उसको जाने दे। मैं तो हक्का बक्का, मेरा मुंह खुला रह गया, मैं गुरुजी की तरफ देखने लगा। तो गुरुजी ने मुझे समझाया, अगर मैंने उसको बचा लिया तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर दो। अब ये बात मेरी समझ से बाहर थी। तो उस डेट को वो अपनी फैमिली का ओनली अर्निंग मेंबर था, वाइफ हाउसवाइफ थी, बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में, बेटी 11वीं या 12वीं में थी। उसने गांधीधाम में एक अच्छा सा मकान बनाया था, वहां काम करता था, एक अच्छा सा मकान बनाया था लोन लेके। मैंने तो कहा था अगर इसका ये मर गया तो इसका तो लोन देने के भी पैसे नहीं रहेंगे, खाने पीने का नहीं, इनको तो भीख मांगनी पड़ेगी। पर नहीं, मैंने अगर उसको बचा लिया तो ये फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा, इसलिए उसको जानी है। और 3-4 दिन में वो मर। आज उसका बेटा इंजीनियर है, शादी हो गई है, बाल बच्चे हैं, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, शादी हो गई, बाल बच्चे, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। मां बेटी के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। इतना वेल ऑफ है वो सारी फैमिली, कुछ कहने की बात नहीं। अब यह गुरुजी को पता है कि कब किसको क्या देना है, इसलिए उन पर विश्वास रखिए। अगर वो आपको किसी चीज के लिए तरसा रहे हैं तो बुरा मत मानिए, उसके लिए भी उनका शुक्रिया अदा कीजिए। करने को वो कुछ भी कर सकते हैं, हमने सब देखा है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में वो बच्चे दे देती हैं। मुझे केसेस पता है जहां आंटी को बच्चे दाने ही नहीं है, या फेलोपियन ट्यूब नहीं है, या मल्टीपल सिस्ट इन ओवरीज, उसको भी बचा दे दिया बगैर उनकी आज्ञा के। यमराज आपको छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में संगत चल रही है, वो किसी अंकल को ले जाने लगा, गुरु करें देख ये मेरा भगत है, तू उसे हाथ नहीं लगाए। यमराज कहता है गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। गुरु के काम तो नहीं, किसी हालत में इसे नहीं ले जाने दीजिए। और यमराज खाली हाथ वापस देना। ये है हमारे गुरुजी, अंतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वशक्ति। वो आपके मन की हर बात, आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं, इसलिए उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। गुरुजी बार बार कहती हैं मांगो नहीं मन। मैं आपको मांगने का भी बताता हूं कि आपको क्यों नहीं मांगना चाहिए। 3 रीजंस। नंबर 1, जो आप चीज मांग के लेते हो वो टेम्पररी होती, वो परमानेंट नहीं होती, वो आपके पास हमेशा नहीं रहेगी, कुछ देर के बाद आपको वो वापस करनी पड़ेगी। दूसरा, जब आप मांगेंगे आप अपनी हैसियत, अपनी औकात के हिसाब से मांगेंगे, वो देंगे तो अपनी हैसियत से। कहां उनकी हैसियत, कहां मेरी हैसियत, जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता ही नहीं है कि जो आप मांग रहे हैं उनसे वो आपके लिए अच्छा भी है या नहीं है, पर गुरुजी सब जानते हैं। जैसे मैंने आपको अभी अपने भाई का केस बताया, छोटे भाई का, इसलिए उन पे छोड़ दीजिए। गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मन।
यूं ब्लेसिंग्स लुटाती हैं, हम बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं अरे हमारी झोली बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़े हैं। बस आपको 2-3 काम करने हैं। नंबर 1, आइए इधर बड़े मंदिर में, ऑफकोर्स आजकल कोविड की वजह से वो बंद है, या फिर उनके किसी सत्संग में। दूसरा, जब आप यहां अगर शब्द चल रही हैं तो शब्द सुन ले। किसी ने गुरुजी को कहा, गुरुजी हमें तो इतनी पंजाबी आती नहीं, ये शब्द हमारी समझ में तो आते नहीं है। गुरुजी कहते हैं तेरे को समझने को किसने कहा है, मैंने तो सुनिए। अगर आपको समझ नहीं भी आ रहे तो भी सिर्फ सुनिए। सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए। सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। आपके मन में जो डाउट्स, जो क्वेश्चंस, जो शंकाएं हैं, उनका आपको किसी शब्द या किसी के सत्संग से मिल जाएगा। तीसरा, जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है, जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो या लंगर हो, वो अनमोल है, कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। इनवैल्यूएबल। प्लीज एक दाना, एक बूंद भी मत बचाएंगे। अगर आप बचाते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स नाली में फेंक रहे हैं। और चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोटल सरेंडर। सब उन पे छोड़ दीजिए, उनको सब पता है। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज इस द्वार पे बगैर मांगे आपको नहीं मिलती, तो विश्वास रखिए वो आपके लिए अच्छे नहीं है। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप यहां आते रहिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर जितना आप सोचते हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बढ़ाएंगे। आई थिंक आज मैं यहीं समाप्त करूंगा, मुझे अब आज्ञा दीजिए। आई एम श्योर गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं और करते रहेंगे। मे गुरुजी ब्लेस ऑल ऑफ यू।